गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमें इंडस्ट्रियल फिनांस डिस्कस करना है, औद्योगिक वित्त। जब मनी बैंकिंग एंड फिनांस में डिस्कस कर रहा था तो मनी बैंकिंग एंड फिनांस डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि जो फिनेंशियल मार्केट है, जो वित्त बाजार है, तो जो वित्त बाजार है उसको दो श्रेणियों में क्लासिफाई किया जाता। एक जिसको मनी मार्केट कहते हैं, मुद्रा बाजार हम कहते हैं, और दूसरा जिसको हम पूंजी बाजार कहते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट। और इन दोनों के डिफरेंसेस की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? दोनों के डिफरेंसेस की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी, और पूंजी बाजार में हमने कहा था मुद्रा का दीर्घावधिक लेन देन। अगर हम पूंजी बाजार को क्लासिफाई करें तो पूंजी बाजार को भी दो श्रेणियों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला कंटेक्स्ट जो है वह है डेवलपमेंटल बैंकिंग, विकास बैंकिंग, डेवलपमेंटल बैंकिंग। और दूसरे कंटेक्स्ट में हम चर्चा करें तो आप उसको कह सकते हैं प्रतिभूति बाजार, इसको हम कहेंगे सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, डेवलपमेंटल बैंकिंग जो होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ विकासात्मक ऋणों का लेन देन होगा। ट्रांजैक्शन ऑफ डेवलपमेंटल लोन यहाँ पर होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ डेवलपमेंटल लोन यहाँ पर होगा। और जो प्रतिभूति बाजार है, प्रतिभूति बाजार में अगर आप जाकर के देखें तो यहाँ पर प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, और यहाँ जो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है वो शेयर फॉर्म में शेयरों की खरीद बिक्री होती है। तो इसलिए अगर हम जाकर के देखें सिक्योरिटी मार्केट को भी हम दो श्रेणियों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जिसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जिसे प्राथमिक बाजार कहते हैं, और दूसरा जिसको द्वितीयक बाजार कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर क्या है? प्राथमिक बाजार में अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे नए शेयरों की खरीद बिक्री होगी, सेल एंड परचेज ऑफ न्यू शेयर। ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो प्राथमिक बाजार में ही नए शेयर जारी किया जाना, और इसीलिए अगर आप देखें प्राइमरी मार्केट में जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके किसके बीच? शेयर जारी करता कंपनी और खरीदने वाले के बीच प्रत्यक्ष संबंध। जबकि द्वितीयक बाजार में अगर आप जाकर के देखें तो द्वितीयक बाजार में आप क्या पाएंगे? द्वितीयक बाजार में पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती, और यहाँ पर शेयर जारी करता कंपनी और शेयर धारक के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होता। इन दोनों के बीच अगर आप देखें तो अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नहीं, अब अगर देखें दो टर्म यूज होता है, एक बदला कारोबार और दूसरा क्या होता है? रोलिंग सेटलमेंट। यहाँ पर अगर हम जाकर के देखें ये बदला क्या है, ये बदला क्या है? तो यह बदला जो है शेयरों के कारोबार पर लगने वाला लेन देन शुल्क, ट्रांजैक्शन फी है, उसी को बदला कहते हैं। और इसीलिए पुराने शेयरों की जो खरीद बिक्री होती है उसके लिए टर्म क्या यूज होता है? यूज होता था बदला कारोबार। तो पहले बदला कारोबार का प्रचलन था, और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो बदला कारोबार अगर देखें तो इसमें क्या होता है, शेयरों की जो खरीद बिक्री होती थी, ठीक है, तो अगर हम देखें सेटलमेंट में, परचेज सेटलमेंट में करीब 8 से 10 दिन का समय लगता, 8 to 10 डेज का समय लगता था। जैसे आपने, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो शेयर किस फॉर्म में होते थे? पहले शेयर जो है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में होते थे, डिजिटल फॉर्म में नहीं होते थे, मटेरियल फॉर्म में होते थे। नहीं, आप बेचेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट वहां भेजेंगे, उस डॉक्यूमेंट के क्लियरेंस में वो 8 से 10 दिन का समय लेता था। और यहीं पर अगर आप जाकर के देखें, हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, मूवी भी उस पर बनी है, नहीं? कभी मौका मिले तो वो मूवी देखिए। हर्षद मेहता ने क्या किया, एक टर्म यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। हिंदी में भी इसको इनसाइडर ट्रेडिंग ही कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब अगर हम कहें तो जो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन है, उस इंटरनल इंफॉर्मेशन का बेजा इस्तेमाल करते हुए शेयरों की कीमत को प्रभावित करने की कोशिश, लाभ कमाने की कोशिश। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो आप क्या पाएंगे कि अगर शेयरों की सेल परचेज हो रही है बदला सेटलमेंट के तहत,
तो 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लग रहा था। तो जो शेयर मार्केट से संबद्ध लोग थे, नहीं, जिन पर शेयर मार्केट के संचालन की जिम्मेवारी थी, उनको तो ये इंफॉर्मेशन होता था कि किस शेयर की खरीदारी मांग ज्यादा है और किस शेयर की बिक्री ज्यादा हो रही है, इसकी जानकारी होती थी। अब अगर उनके पास जानकारी है तो वो उस जानकारी को पास किसको करेंगे? शेयर मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, नहीं, तो ब्रोकर्स के पास वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि अमुक शेयर की मांग तेज है या अमुक शेयर की बिक्री तेज है। तो उसके आधार पर वो ये अनुमान लगा पाने की स्थिति में होते कि भविष्य में अमुक शेयर की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है या अमुक शेयरों की बिक्री में उछाल आने की संभावना है। तो अगर ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि अमुक शेयरों की मांग तेज है, भविष्य में उसकी कीमतों में उछाल आएगा, तो ब्रोकर क्या करेंगे? जिन शेयरों की कीमतों में उछाल आने की संभावना है उनको परचेज करेंगे ताकि भविष्य में उनके शेयरों में की कीमतों में होने वाली वृद्धि का लाभ उठाया जा सके। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो जिन शेयरों की कीमत में गिरावट की संभावना है, निकट भविष्य में गिरावट के तेज होने की संभावना है, नहीं, तो ऑब्वियसली ब्रोकर क्या करेंगे? अगर उन शेयरों में उनकी पूंजी फंसी हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी बेच करके अपने डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यही जो लूप होल्स है, उस लूप होल्स को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश किसने की? सिक्योरिटी मार्केट के इस लूप होल्स को कैपिटलाइज करवाने की कोशिश हर्षद मेहता ने की और एक बड़े स्कीम को अंजाम दिया। जो बड़ा स्कीम किस रूप में जाना गया? सिक्योरिटी स्कीम के रूप में जाना गया, प्रतिभूति घोटाले के रूप में जाना गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अब उस तरह का स्कीम संभव है क्या? जो स्कीम हुआ, जिस स्कीम को हर्षद मेहता ने अंजाम दिया, क्या उस तरह का स्कीम अब संभव है? नहीं। क्यों संभव नहीं है? अगर इसके कारण देखें तो इसका कारण यह है कि वर्तमान में T+2 रोलिंग सेटलमेंट की व्यवस्था है। T+2 रोलिंग सेटलमेंट की व्यवस्था का मतलब, अब तो देखेंगे रोलिंग सेटलमेंट में क्या किया गया। ये जो पीरियड था परचेज के शेयरों के सेल और परचेज का जो सेटलमेंट है, उस सेटलमेंट का में जितना समय लगेगा इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या करने का प्रयास किया जाएगा? इनसाइडर ट्रेडिंग को अगर चेक करना है तो उसका मतलब सेटलमेंट पीरियड को कम करना होगा और सेटलमेंट पीरियड को कम करने के लिए क्या करना होगा? तो उसकी जगह बदला कारोबार की जगह रोलिंग सेटलमेंट की व्यवस्था को अपनाया गया। और इसके लिए अगर आप देखें तो उसको कहते डीमैटेरियलाइजेशन, विभौतिकीकरण। नहीं, आज के कंटेक्स्ट में देखें विभौतिकीकरण में क्या हुआ? पहले जो शेयर होते थे मटेरियल फॉर्म में होते थे, उनका एक भौतिक प्रतिरूप होता था, एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता था। डीमैटेरियलाइजेशन के जरिए क्या किया गया कि अब शेयरों को डिजिटल फॉर्म की बजाय मटेरियल फॉर्म की बजाय डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। और इसके लिए अगर आप जाकर के देखें तो क्या किया जाता? तो इसके लिए अगर आप जाकर के देखें, जैसे देखेंगे, पता नहीं अभी आता है या नहीं, पहले किसान विकास पत्र आता था और इंदिरा विकास पत्र आता था। ठीक है, इंदिरा विकास पत्र के जरिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था, अगर वो पेपर आपका खो गया, किसान विकास पत्र खो गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए अल्टरनेट मैकेनिज्म थी। लेकिन इंदिरा विकास पत्र अगर आपका खो गया तो उसका कोई माय बाप नहीं था, क्योंकि वो जिसके हाथ में होगा, जितने का वह फिक्स डिपॉजिट है, उसको वो आसानी से भुना सकता था। तो हम इस चीज को समझें, जब मटेरियल फॉर्म में शेयर थे तो वो जल सकते थे, वो गल सकते थे, उनको दीमक चाट सकता था, वो नष्ट हो सकते थे नहीं। लेकिन जब उनको डिजिटल फॉर्म में लाया गया, डिजिटलाइज किया गया, तो उस स्थिति में देखेंगे तो शेयरों की खरीद बिक्री डिजिटली संभव हो सकी। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अब क्या होता, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, शेयरों की लेन देन में रुचि रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें, एक आपका डीमैट अकाउंट खोला जाता है और जब भी आप शेयरों का सेल करें या परचेज करें, नहीं, आपको अपने डीमैट अकाउंट जो है उसको रेफर करना होता है, मेंशन करना होता, और सेल और परचेज से संबंधित सारी सूचनाएं जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट से अटैच्ड होती है।
और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो आपके डीमैट अकाउंट से ही आपके शेयर भी अटैच होते हैं। तो अब इसके कारण अगर आप जाकर के देखें अभी की स्थिति में क्या है, दिन भर कई लोगों को देखें मोबाइल पर शेयरों की खरीद बिक्री में लगे, वो चढ़ रहा है, नहीं पता चला 1000 रुपए का वो ले लिए, पता चला शाम तक होते वो 1200 हो गया और ये इंडिकेशन मिल रहा है कि उसकी कीमतें कम हो सकती, इमीडिएट उसको बेचा, किसी और का शेयर ले लिया। ये लगातार चलता रहता है या नहीं, और कई लोगों की कमाई का जरिया ही ये है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब के कंटेक्स्ट में अगर देखें, पहले रोलिंग सेटलमेंट की व्यवस्था लाई गई, T+2 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, अर्थात ट्रांजैक्शन डे को छोड़कर शेयरों की जो खरीद बिक्री हो रही है अगले 2 दिनों के अंदर या 48 घंटों के अंदर उसको सेटल करना था। अब तो देखेंगे सेम डे सेटलमेंट की चीजें चल रही। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, जैसे आप जाकर के देखेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर पीटी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बदला कारोबार पर भी पीटी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रोलिंग सेटलमेंट पर भी पीटी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, और हमेशा ध्यान रखें शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग जो संभव हुई वो किसके कारण संभव हुई? डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण। डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण ही शेयरों को डिजिटल फॉर्म में रखा जाना संभव हुआ, और शेयरों के डिजिटल फॉर्म में मेंटेनेंस ने शेयरों के ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करने का काम किया। ठीक है, अब अगर यहां से हम आगे बढ़े तो 2 टर्म है शेयर मार्केट से ही जुड़ा और मंदरिया। सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आजकल क्या देखेंगे, एक मैसेज पर नजर पड़ी होगी, दुनिया आज जहां भी खड़ी है, दुनिया के विकास में आशावादियों ने भी अपना योगदान दिया है और निराशावादियों ने भी अपना योगदान दिया है। दोनों का कंट्रीब्यूशन है दुनिया बनाने में, नहीं। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, इनोवेशन में काहिलों का जबरदस्त योगदान रहा है। इनोवेशन में काहिलों का जबरदस्त योगदान रहा है, जो आलसी कहते नहीं, क्योंकि अगर आप देखें जो लोग आलसी हैं उनको किसकी तलाश होती? हमेशा शॉर्टकट की तलाश होती है, नहीं। और शॉर्टकट की वह तलाश क्या करती है? उन्हें इनोवेशन की ओर ले जाती है। तो कहा गया आशावादियों ने हवाई जहाज बनाया, नहीं, आशावादियों ने जो ऑप्टिमिस्ट थे उन्होंने हवाई जहाज बनाया, ये सोच करके कि एक दिन जो है हवा में उड़ना मनुष्य के लिए संभव हो सकेगा। और निराशावादियों ने क्या किया कि जब हवाई जहाज बना तो उनको लगा एक्सीडेंट भी हो सकता है हवा में, तो उन्होंने पैराशूट का निर्माण किया कि अगर एक्सीडेंट होगा नहीं तो कम से कम जान बचाई जा सके, और जान बचाने के लिए पैराशूट का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार देखें शेयर मार्केट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तेजरियों और मंदरियों दोनों की भूमिका है। अब आप खुद सोचिए कैसे भूमिका है। तेजरिया कौन है? तेजरिया के बारे में आप कह सकते हैं ये आशावादी है, ऑप्टिमिस्ट नहीं। और इनका ऑप्टिमिज्म किससे संबंधित है? होप फॉर इंक्रीज इन शेयर्स प्राइस। इन्हें किस बात की आशा होती कि शेयर की कीमतों में निकट भविष्य में वृद्धि होगी, और जब यह आशा होगी तो उस स्थिति में ये शेयरों की क्या करेंगे? जोरदार खरीदारी करेंगे। और यह जोरदार खरीदारी क्या करती है? शेयरों की कीमतों में उछाल को संभव बनाएगी, नहीं, और वे उसके जरिए मुनाफा कमाएंगे। मंदरिये कौन है? मंदरिये कौन है? निराशावादी नहीं। यहाँ क्या है? होप फॉर डिक्रीज इन शेयर्स प्राइस। इनको आशंका किस चीज की होती है? इनको आशंका होती है शेयरों की कीमत में गिरावट आएगी, और अगर गिरावट आएगी तो ये क्या करेंगे? जोरदार बिकवाली करेंगे, और जब जोरदार बिकवाली करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? कीमतों में गिरावट आएगी, नहीं। और कीमतों में जब गिरावट आएगी तो गिरते तो कीमतों में यह गिरावट क्या होगी? फिर तेजरियों को आकर्षित करेगी, नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा यही समय है। जैसे अभी अगर राजनीति में जाना हो और राजनीति में भविष्य की संभावनाओं को तलाश करना चाहते तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करना सबसे मुफीद है? कांग्रेस। क्या? नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है ना। क्या एग्जिट पोल आपके लिए मायने रखता है, मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब जिंदगी में लंबी लड़ाई लड़नी होती है ना, जब जिंदगी में लंबी लड़ाई लड़नी होती है, समझे, तो छोटी मोटी हार से नहीं डरना होता। क्या
2004 में ही पता चल गया, जैसे बूढ़ा मर गया कांग्रेस कभी बाहर नहीं आया। बूढ़ा मर गया मतलब? जो बूढ़ा होते हैं उसको कुछ बोलिए तो गया। अच्छा चलिए ना, सान में जन्मल रे गिदौर बिल्कुल सही। भादो मैले रे बाढ़ तो कहलक बाप रे बाप एहन बाढ़े नहीं देख लिए, समझे? तो 2004 में ही आपको पता चल गया था, आज से 20 साल पहले, जैसे बूढ़ा मर गया कांग्रेस कभी वापस नहीं आया। समझे? ठीक है, समझे? और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लिखिए, हाँ, समझे कि अगले 5 से 10 साल के अंदर पब्लिक दौरा के पीटेगी। 5 से 10 साल के अंदर पब्लिक दौरा के पीटेगी। मेरी बात लिख करके रख लीजिएगा। अब समझिए ना। समझे? हमें तो नहीं पीटेगी, इतना जानता हूं, समझे? क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमेशा नहीं, कभी सुनना सीखिए, सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तब तक अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। और दूसरी चीज हमेशा जानिए कि आलोचना के लिए जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं उसकी समझ आप में होनी चाहिए, नहीं, और बारीकी से आपको उसकी खूबियों से भी परिचित होना होगा और बारीकी से आपको उसकी खामियों से भी परिचित होना होगा। ठीक है? देखिए, आप में हम में क्या फर्क है? आपके लिए कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ही नहीं रहा, मैं उस पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा जिस पॉलिटिकल कल्चर को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। हो सकता है कल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी ना रहे, लेकिन जो कांग्रेसनल पॉलिटिकल कल्चर है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर इंडिया और इंडियननेस को, अगर भारत और भारतीयता को बचाए रखना है तो हमें उस पॉलिटिकल कल्चर की हमेशा जरूरत होगी जिस पॉलिटिकल कल्चर को कभी कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी और आज भी तमाम सीमाओं के बावजूद जिस पॉलिटिकल कल्चर को आज कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है? कभी मौका मिलेगा मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि एक बार आइडिया ऑफ इंडिया पर जो है विस्तृत परिचर्चा आयोजित करूं। ठीक है? तो जब विस्तृत परिचर्चा उस पर आयोजित करूंगा तब आप समझेंगे आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर कन्फ्लिक्ट क्या है, और जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात आज की पीढ़ी कर रही है। आज की पीढ़ी का मतलब ये मत समझिए जो बच्चे अभी स्कूल से निकल रहे हैं वो बच्चे अलग हैं, आप लोगों से अलग हैं। वे बच्चे भक्त अंधभक्त किसी के नहीं हो सकते। वे बच्चे प्रश्न करना जानते, वे बच्चे जानते हैं माई लाइफ माई चॉइस, और वे इस बात को भी जानते कि माई लाइफ माई चॉइस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना। ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वह माई लाइफ यूनिफॉर्म चॉइस की बात करती है। ये तो समझने की चीज है सब। तो मैं जिस मूल बिंदु पर बात कर रहा था, मूल बिंदु हमारा यह था कि आज अगर आप जाकर के देखें तो आज के कंटेक्स्ट में आप क्या पाएंगे? आज के कंटेक्स्ट में आप पाएंगे कि नन बीजेपीआईट के लिए बीजेपी का टिकट पाना कंपैरेटिवली आसान है बनिस्बत की बीजेपी के लोगों के लिए बीजेपी का टिकट पाना। ठीक है? और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखें, आज आप अगर टिकट मिल भी गया तो आज शीर्ष नेतृत्व की कृपा पर निर्भर होंगे। लेकिन आज अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करते जो गर्त में है, उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते, जब उस पॉलिटिकल पार्टी को गर्त से उठाने में आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा आपके भीतर। आप वो प्लेस डिजर्व करेंगे जो प्लेस आपको मिलेगा। और कल के डेट में, क्योंकि ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न है ना, कल के डेट में जब शीर्ष नेतृत्व हावी होने की कोशिश करेगा, आपको साइड करने की कोशिश करेगा, तो आप चूंकि जमीन से उठे हैं, तेजस्वी यादव जमीन से नहीं उठे हैं, लालू यादव जमीन से उठे हुए। तेजस्वी को बनाया गया है, लालू यादव को किसी ने बनाया नहीं है। आप इस बात को समझें, आज के कंटेक्स्ट में आप इस बात को समझें। सारी चीजों के बावजूद सारी चीजें अपनी जगह है, नरेंद्र मोदी जमीन से उठे हुए नेता है। नरेंद्र मोदी को किसी ने बनाया नहीं है, ऊपर नहीं है। और जो जमीन से उठता है वो उठने के क्रम में कई बार गिर चुका होता है और उस गिरने के क्रम में वो उठना सीख चुका होता है।
और इसलिए अगर आप देखें तो कोई भी हार उसे विचलित नहीं करती है, कोई भी हार उसे तोड़ती नहीं है, क्योंकि वो संभलना जानता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। यही बात मैं यहां पर कह रहा था कि शेयरों की कीमतें अगर बॉटम पॉइंट पर हैं, नहीं तो जो एक कन्वेंशनल ट्रेडिंग करने वाले लोग होंगे, जब शेयर बॉटम पॉइंट पर होंगे उस समय पिक करेंगे, और उस समय अगर वो उसको पिक करेंगे नहीं तो नियर फ्यूचर बेहतर कीमत की संभावना है। आज के कंटेक्स्ट में अडानी के जो शेयर मार्केट में उपलब्ध हैं, रिलायंस के शेयर जो मार्केट में उपलब्ध हैं, आप अगर उनको खरीदें तो उनसे कितने मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अभी फिर शेयरों के वर्गीकरण पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये बातें स्पष्ट हुई? तो तेजरिया और मंदरिया में क्या अंतर है, समझ में बात आई? नहीं, तेजरिया शेयरों की ताबड़तोड़ खरीद के जरिए मार्केट में उछाल की स्थिति को निर्मित करेगा, और मंदरिया शेयरों की ताबड़तोड़ बिक्री के जरिए क्या करेगा? शेयरों की ताबड़तोड़ बिक्री के जरिए वह बाजार में गिरावट की स्थिति को निर्मित करेगा। क्लियर? अब आगे बढ़े, अब मूव करता हूं इंडस्ट्रियल फिनांस, औद्योगिक वित्त। और अगर मुझसे पूछें तो इस चुनाव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, ऑपोजिशन कैसे लड़ा जाए मोदी और शाह की भाजपा से, वो तरीका सीख चुका है इस चुनाव में। परिणाम जो भी कुछ हो, और जब तरीका आपने इवॉल्व कर लिया ना, तो रात देर सवेर तो चीजें नहीं, रेस्ट तो पब्लिक आप लोग हैं ना। आम जनता का निर्णय जो है सिर माथे पर। अगर भीड़ कसम ही खा ले कि हम अरब सागर में जो है जल समाधि लेंगे ही, तो क्या किया जा सकता? कितनी देर तक कौन किसको रोकेगा? इंडस्ट्रियल फिनांस के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, नहीं तो इस चीज को समझें। मनी और कैपिटल की चर्चा हमने की थी, नहीं? ठीक है, अगर आप इसी के कंटेक्स्ट में देखें, एक और टर्म आप देखें, मनी क्या है, मुद्रा क्या है? घर में रखा धन। लेकिन जब यही मनी जो है निवेश किया जाता तो वह किस में तब्दील हो जाता? आप कह सकते निवेशित धन या निवेशित मुद्रा, इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड एसेट को क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। और कैपिटल भी दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी जिसको कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्टिव कैपिटल। एक्टिव कैपिटल टर्म पूछा जा चुका है, इसको कहते हैं सक्रिय पूंजी। ठीक है, तो अगर आप जाकर के देखें, फिक्स कैपिटल जो है, नहीं, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए किसकी जरूरत होती? फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो फिक्स कैपिटल की खासियत क्या होगी? तो फिक्स कैपिटल की खासियत होगी लार्जर वॉल्यूम, स्मॉलर जेस्टेशन पीरियड। लार्जर वॉल्यूम, लार्जर जेस्टेशन पीरियड। फिक्स कैपिटल लार्जर वॉल्यूम में जरूरत होगी, उसका गर्भावधि काल क्या होगा? अपेक्षाकृत लंबा हो। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जो एक्टिव कैपिटल है, एक्टिव कैपिटल की खासियत क्या होगी? नहीं, किसी प्रोजेक्ट को, और वह प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट को फिर से परिचालन में लाने के लिए या विद्यमान क्षमताओं के दोहन के लिए, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, अगर वह अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो यह इंश्योर करने के लिए कि वह अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके। जैसे मान लीजिए कोई थर्मल पावर प्लांट है, 250 मेगावाट बिजली उत्पादन की उसकी क्षमता है, लेकिन वो 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर पा रही है या 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है, तो वो एग्जिस्टिंग कैपिटल को यूटिलाइज कर पा रही है क्या? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं। तो अगर इस बात को इंश्योर करना है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की 250 मेगावाट की, वह 250 मेगावाट की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज करे और 250 मेगावाट की बिजली का पर डे उत्पादन करे। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना होगा? इसको इंश्योर करने के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही रीजन होंगे जिसके कारण वह अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जिस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे? एक्टिव कैपिटल कहेंगे। अब बातें समझ में आई? नहीं, तो एक्टिव कैपिटल की खासियत क्या होगी? स्मॉलर वॉल्यूम और स्मॉलर जेस्टेशन पीरियड। उसका जेस्टेशन पीरियड भी क्या होगा? छोटा होगा, और एक्टिव कैपिटल का वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली छोटा होगा। अब इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो एक और टर्म यूज होता है। टर्म क्या यूज होता? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ये टर्म सारे आते हैं प्री से लेकर के मेंस तक, और
ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको कहेंगे? नए प्रोजेक्ट में निवेश को ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नए प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। नहीं, और नए प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे क्या होगा? उत्पादन क्षमता का, नई उत्पादन क्षमता का सृजन, उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं विकास होगा। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होगा? तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा पुराने प्रोजेक्ट में निवेश, ये ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का इसका इस्तेमाल किसके लिए होता? अधिग्रहण या टेक ओवर के लिए। ठीक है, तो जहां ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो है पूरी तरह से नए प्रोजेक्ट में होता है, कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट होता, वहीं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ओल्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, स्पेशली टेक ओवर के लिए, स्पेशली एक्विजिशन के लिए। टेक ओवर एक्विजिशन के बाद आप कह लें वहां पर उत्पादन क्षमता के भी विस्तार की दिशा में पहल हो सकती। अब अंतर समझ में आया या नहीं? बढ़े आगे। देखिए, इकोनॉमी के साथ यही दिक्कत है, छोटे छोटे टर्म को हम ओवरलुक कर देते हैं, और जब छोटे छोटे टर्म को हम ओवरलुक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर समस्या उभर करके आएगी। जब इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस के दो स्रोत हैं। कौन कौन? आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स, और दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में भी अगर आप देखें तो दो प्रकार के। कौन कौन? प्रोमोटर्स ओन कैपिटल, नहीं, अर्थात कंपनी के संस्थापक, कंपनी के संस्थापकों की अपनी पूंजी। और दूसरा क्या है? नहीं, तो दूसरा है प्रतिभूति बाजार में शेयरों के जरिए उगाही गई राशि। क्योंकि अगर देखें शेयर का मतलब क्या है? शेयर के साथ ओनरशिप आता है। नहीं, तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो दो प्रश्न उभरते हैं। नहीं, क्या प्रश्न उभरता है? शेयरों का वर्गीकरण। ये जो शेयरों के जरिए उगाही गई राशि है, अगर इसकी बात हम करें तो पहला टर्म जो आता वह क्या है? अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अगला जो टर्म आता है वह क्या आता? निर्गम पूंजी, इशू कैपिटल। तीसरा टर्म क्या आता? आवेदित पूंजी, इसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नहीं, और यही जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसी का दो फॉर्म होता है। क्या क्या? चुकता पूंजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेड अप कैपिटल, और दूसरा किसको कहते हैं? अचुकता पूंजी या बकाया पूंजी, अनपेड अप कैपिटल। ठीक है, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो सवाल जो उभर करके आता वह क्या है? तो अधिकृत पूंजी किसको कहते हैं? नहीं, वह राशि जिसे उगाहने की अनुमति सेबी के द्वारा दी गई। आप एक चीज सोच करके देखिए, आप अगर शेयरों के जरिए बाजार से पैसा उगाना चाहते तो उगा लेंगे क्या? उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक कंपनी फॉर्म करना होगा। कंपनी फॉर्म करने के बाद उस कंपनी को आपको सेबी से रजिस्टर्ड करवाना होगा। नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको सेबी में आवेदन करना होगा कि आप इतनी राशि, आप जो है इतनी राशि शेयरों के जरिए बाजार से उगाने के इच्छुक हैं। सेबी जो है आपकी कंपनी प्रोफाइल को स्टडी करेगी, और आपके कंपनी प्रोफाइल को स्टडी करते हुए आपको इस बात के लिए ऑथराइज करेगी कि आप इतनी राशि शेयरों के जरिए बाजार से उगा सकते। ये बातें स्पष्ट हुई। क्या हुई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गम पूंजी किसको कहेंगे? अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा, दैट पार्ट ऑफ, जिसके लिए कंपनी ने शेयर जारी किए। अब सेबी ने आपको ऑथराइज किया कि आप शेयर मार्केट के जरिए 10,000 करोड़ की राशि जुटा सकते। आपने ये प्लान बनाया कि अभी हम 10,000 करोड़ नहीं जुटाएंगे, हम 5,000 करोड़ ही जुटाएंगे। 5,000 करोड़ के आपने शेयर जारी किए, तो वो क्या हो गए? वह अधिकृत पूंजी हो गई। हम अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा, वह इशू पूंजी हो गई, निर्गम पूंजी जिसको कहते हैं। तीसरा है आवेदित पूंजी। आवेदित पूंजी क्या है? निर्गम पूंजी का वह हिस्सा जिसके लिए इच्छुक शेयर धारकों ने आवेदन किया, उसको क्या कहेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। अब अगर आप देखें सब्सक्राइब कैपिटल के भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट जिसको क्या कहते हैं? चुकता पूंजी, नहीं, आवेदन करते समय जमा राशि, उसको क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। नहीं, और आवेदन की स्वीकृति के बाद, आवेदन की स्वीकृति के बाद, नहीं, आवेदन की स्वीकृति के बाद जिस राशि को जमा करने की आवश्यकता है उसको क्या कहेंगे? उसको अनपेड अप कैपिटल कहेंगे।
इतनी बातें स्पष्ट हुई क्या? अरे एग्जाम्पल का सिंपल मतलब है, यहां हमने कहा अधिकृत किया गया 10,000 करोड़ के लिए, पता चला जारी किया गया 5,000 करोड़ का। लेटेस्ट सपोज आवेदन किया गया 4,000 करोड़ का। तो दो स्थितियां हो सकती, या तो आवेदन के वक्त ही पूरी राशि ले ली जाए, या आवेदन के समय एक टोकन अमाउंट जमा करना पड़े। तो पता चला 4,000 करोड़ का अगर सब्सक्राइब कैपिटल है तो पता चला चुकता पूंजी कितने का है, 1,000 करोड़ मान लीजिए पेड अप कैपिटल हुआ, तो 3,000 करोड़ क्या होगा, अनपेड अप कैपिटल होगा। अब तो देखेंगे कि जब आप अब ये सारी प्रक्रिया रहती है, लेकिन अब आईपीओ जारी करते समय भी देखेंगे कि अब पैटर्न आपको बदल रहा है। ठीक है, वो ये चीजें तब होंगी जब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होगी। ठीक है, अब तो देखेंगे मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, लेकिन पैटर्न इसका यही होता है। इसी में क्या होता है, एक और चीज समझिए, एक टर्म और यूज होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सुना है उसके बारे में, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। हिंदी में भी इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही कहते हैं। इसमें क्या होता, कंपनी जब शेयर निर्धारित करती, प्राइस रेंज के साथ शेयर जारी करना, पता चला कोई कंपनी शेयर जारी कर रही है, नहीं तो शेयर जारी कर रही है तो दो तरीका है, वो इतने रुपए के शेयर जारी करेगी, एक ये तरीका होता, और दूसरा कहेगी कि वह इतने शेयर जारी कर रही है नंबर्स के कंटेक्स्ट में, और इसका प्राइस रेंज 100 से 200 रुपया होगा। पहले यह खुलासा नहीं करेगी कि वो 100 रुपया होगा या 200 रुपया होगा या 125 रुपया होगा या, और इसी प्राइस रेंज में क्या करना होगा आवेदकों को, जो निवेश को इच्छुक लोग हैं उनको आवेदन करना होगा, और उनके आवेदन को स्वीकृति देते वक्त कंपनी ये क्लियर करेगी कि इस रेंज में शेयर की कीमत क्या होगी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो वहां पर नॉर्मल क्या होता है, एग्जैक्ट प्राइस बतलाया जाएगा, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस रेंज दिया जाता है, जिस प्राइस रेंज में जो इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए आवेदन करेंगे, और फिर कंपनी यह निर्धारित करेगी कि उनके शेयरों की कीमत क्या होगी। एक टर्म और यूज होता है, वह क्या है, वेंचर कैपिटल। इसका मतलब समझते हैं, वेंचर कैपिटल का काम क्या है, न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट, इसको कह लें इनोवेटिव आइडिया, और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय। तो जो भी न्यू आइडिया होंगे, न्यू प्रोजेक्ट होंगे, वो क्या होंगे, अत्यंत जोखिमपूर्ण होंगे। नहीं, जैसे अगर आप जाकर के देखें इकोनॉमिक्स में, नो रिस्क नो गेन, हायर द रिस्क हायर द गेन। तो वेंचर कैपिटल का काम क्या होता है, बेसिकली देखेंगे आईआईटी आईआईएम के जो प्रोडक्ट बच्चे होते हैं, तब देखेंगे 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे मिलकर के एक प्रोजेक्ट पर काम करते, प्रोजेक्ट आइडिया डेवलप करते, और आइडिया डेवलप करते हैं तो वो बाजार में, क्योंकि उनके पास आइडिया है, उनके पास पैसे नहीं है, और प्रोजेक्ट को ऑन फ्लोर अगर उतारना है तो इसके लिए जरूरत किस चीज की होगी, प्रोजेक्ट को अगर ऑन फ्लोर उतारना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, और चूंकि अभी वो नए हैं, इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए फंड जुटा पाना आसान नहीं होगा। तो वो किससे संपर्क करेंगे, बाजार में जो वेंचर कैपिटलिस्ट मौजूद हैं उनसे वो संपर्क करेंगे, और उनसे वो संपर्क करते हुए क्या करेंगे, तो उनसे संपर्क करते हुए जो है अपने आइडिया को शेयर करेंगे, और वो चाहेंगे कि उनके लिए वो फंडिंग करें। नहीं, अगर वो कन्विंस कर पाने में समर्थ होते तो वेंचर कैपिटलिस्ट उनके लिए फंडिंग करते, और जो कैपिटल उपलब्ध करवाते हैं उसी को वेंचर कैपिटल कहा जाता। ठीक है, कहेंगे बदले में उनको क्या मिलता, तो बदले में उस प्रोजेक्ट में, उस कंपनी में उन्हें शेयर मिलता है। नहीं, ओनरशिप वो शेयर करते हैं, एक की ओनरशिप आइडिया पर बेस्ड है, इनोवेटिव आइडिया के कारण है, दूसरे की ओनरशिप उसमें इन्वेस्टेड कैपिटल के कारण है। तो ये अगर आप जाकर के देखें, यह कहां पर संभव होगा, इंटरप्रेन्योर माइंडसेट जहां पर है वहां पर यह संभव होगा। आप अगर गांव में चले जाएं, नहीं, और किसी पैसे वाले को पकड़ें और उसके कहें देखो भाई हमारे पास इनोवेटिव आइडिया है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम इन्वेस्ट करो, नहीं, और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें 50-50 शेयर हम लोगों का होगा। नहीं, सामने वाला क्या कहेगा और सामने वाला क्या समझेगा,
तो सामने वाला यही कहेगा, सामने वाला यही समझेगा सबसे तेज तुम ही हो, पैसा हमारा लगे नहीं, और तुम मुफ्त में पार्टनर बन जाओ। ये चीजें हैं या नहीं? नहीं। तो वहां पर जाकर के देखे पैसे की अहमियत है, आइडिया की कोई अहमियत नहीं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट के यहाँ, अगर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के यहाँ जाए तो पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं, और जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, सरप्लस मनी मौजूद है, तो वो चाहेगा नहीं कि उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो, नहीं, और उसकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो। तो उसे आइडिया की जरूरत है। बाजार में जिस सबके पास पैसे हैं, सबके पास आइडिया है क्या? नहीं है। तो वो आइडिया कहां से उपलब्ध होगा? अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? ये आपको क्या था? वेंचर कैपिटल। एक हेडिंग दे दें, कल मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, शेयरों के प्रकार, और शेयरों के प्रकार की चर्चा करते हुए फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस की भी चर्चा करूंगा। ओके, आज यहीं तक रहने दें। 9:30 से रोशन सर के क्लास से।